नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। भारत और पाकिस्तान के बीच में भले ही सीज फायर हो गया हो, लेकिन जो अनुभव कहता है वो ये कि अगर सामने पाकिस्तान है तो उस पर कभी यकीन करना नहीं चाहिए। लेकिन भारत अपनी तरफ से स्पष्ट कर चुका है कि एक भी घटना अगर होती है तो उसे आतंक समझा जाएगा और फिर आतंकवादी और वहाँ की सरकार को अलग अलग करके नहीं देखेंगे और ना ही किसी तरह की न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग से डरेंगे। लेकिन ये जो द्वंद्व दोनों देशों के बीच रहा, दोनों देशों के बीच एक दूसरे पर ये जो सैन्य कार्रवाई तब्दील होती हुई हमें दिखाई दी, उसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं। हमने अपने एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत को देखा, हमने देखा कि कैसे किसी के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया। 11 एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के नेस्तनाबूद किए गए। S-400 जो हमारा सुदर्शन चक्र कितना काबिल साबित हुआ हमारे लिए। तो आज हम इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि भारत की जो सैन्य ताकत है वो दरअसल कितनी गहरी है और एक तरीके से न्यू एज वॉरफेयर की भी शुरुआत क्या हो चुकी है। और साथ ही जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी अपडेट दी जाती थी तो दो लोगों पर सबसे ज़्यादा नज़र रहती थी। एक थी सुफिया कुरैशी और दूसरी व्योमिका सिंह, जो देश की बेटियां थीं। मिला जुलाकर ये ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा संदेश देने में कामयाब रहा और भारत ने पाकिस्तान को कई मंचों पर एक्सपोज भी किया। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं। हमारी आज के मेहमान हमारे बीच में गिनी चौधरी जी हैं, स्क्वाड्रन लीडर, रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर हैं। बहुत बहुत स्वागत है गिनी जी आपका हमारे शो पर। थैंक यू सो मच। और जितनी प्लीजेंट पर्सनैलिटी गिनी जी हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब फाइटर पायलट्स की बात आती है और वॉर की बात आती है तो एक से एक खतरनाक और एक से एक खतरे के लिए देश की बेटियां कितना तैयार रहती हैं, उसके बारे में भी आज गिनी जी हमें बताएंगी। गिनी जी, व्योमिका सिंह को जब लोग देखते थे, हाँ जी, तो लोग एक प्राउड उनके अंदर होता था कि हमारी बेटियां आज जो हैं वो फाइटर पायलट्स भी हैं। बिल्कुल। और सरकार ने बहुत लंबे वक्त तक इसकी लड़ाई लड़ी गई कि क्या लड़कियों को भी फाइटर प्लेन्स उड़ाने देना चाहिए। तो बहुत लंबे वक्त के बाद जाकर इसकी परमिशन दी गई। तो आज क्या आपको लगता है कि लड़कियां उतना इंटरेस्ट शो करती हैं वहां जाने के लिए, और जब जाती हैं तो उनकी लाइफ कैसे बदल जाती है, किस तरह ट्रेनिंग होती है उनकी? देखिए, बिल्कुल ये जो सिलसिला हमारा भारत एज अ देश जो एक प्रोग्रेसिव नेशन है और लड़कियां फौज में होना, ये अगर आप देखेंगे अब से शुरू नहीं हुआ है, ये बहुत पहले से शुरू हो चुका है। आप देखें, आई थिंक 1888 के आसपास जब अपनी ब्रिटिश इंडियन आर्मी होती थी, उस टाइम पे भी विमेन वर पार्ट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। तो वो लेकिन तब फील्ड में जाती होंगी, फील्ड में जाती थी। आप देखिए, नर्सेज जो है, जो मेडिकल ब्रांच में जो हमारी विमेन है, वो बहुत अरसे से है। और अगर हम देखते हैं, वो भी एक सपोर्टिंग आर्म की तरह, और जो हमारे फील्ड हॉस्पिटल्स होते हैं, जो फील्ड के बिल्कुल ही नज़दीक जहाँ पर वॉर चल रहे होते हैं, उसके पीछे ही होते हैं। सो ये ऐसा नहीं है कि अब शुरू हुआ, ये तब से था। सो हमारे नेशन की जो प्रोग्रेसिव सोच हमेशा से रही है। बट येस, इवेंचुअली कॉम्बैट रोल में बहुत लेट आई लड़कियाँ, बट परफॉर्मिंग वेरी वेल। हमारे रफाल अभी उड़ा रही हैं, हर तरह के फाइटर एयरक्राफ्ट लड़कियाँ उड़ा रही हैं। मतलब रडार के पीछे बैठने का मौका मिल रहा है? वो तो कब से मिल रहा है। वो तो एक सपोर्टिंग आर्म में हमारी विमेन है ही। अब कॉम्बैट रोल में भी है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, जैसे कि कॉम्बैट एयरक्राफ्ट उड़ाना। और आप बोल सकते हैं कॉम्बैट यूनिट की कमांडिंग ऑफिसर्स हैं अब वुमेन। जैसे रडार के पीछे आपने बोला, यस, एडी सिस्टम ऑपरेट करना, तो ये अब हमारी वायुसेना में, अपनी आर्मी में, नेवी में विमेन कर रही हैं। ओके, तो अब रडार सिस्टम की बात हो रही है तो उसके पीछे बैठना एक बड़ी क्यूरियोसिटी है कि दुश्मन देश का कोई एयरक्राफ्ट आया या उसका कोई भी प्रोजेक्टाइल आया, हाँ जी, हाँ जी। क्या क्या दिखता है रडार पे? हम लोग तो जो तस्वीरें देखते हैं, पता नहीं, या मतलब वो या तो सिंबलाइज पिक्चर होती होंगी, तो कैसे उस वक्त ऑपरेट किया जाता है? देखिए, रडार इज समथिंग, आप बोल सकते हैं, एक आँख है जो दुश्मन की तरफ से आने वाली कोई भी स्ट्राइक जी को हमें पहले वार्न कर देती है कि अब वहाँ से एक जहाज़ आ रहा है या कोई मिसाइल आ रही है, तो वो आपको रडार पे दिखेगी। कितनी दूरी तक इंटरसेप्ट हो जाता है? देखिए, वो हर सिस्टम की कैपेबिलिटी डिफरेंट होती है। बट मैं आपको बेसिक अगर बताऊंगी तो रडार में मुझे उससे पता चलेगा, उसके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से, उस जहाज़ की स्पीड के हिसाब से। अब मैं रडार ऑपरेट कर रही हूँ, मुझे पता चलेगा, मेरी स्क्रीन पे आएगा, अच्छा ये वो जहाज़ है। तब मैं अपना एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट करूँगी उस जहाज़ को रिटेलिएट करने के लिए या उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो अच्छा, आपने डिटेल से बताया कि कैसे रडार पर आपको दिखा, उसके बाद क्या होता है, कितना वक्त लगता है एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करने में,
और कब हम उसकी मिसाइल या प्रोजेक्टाइल को इंटरसेप्ट कर सकते हैं, वो कितना वक्त होता है? देखिए, जैसे मैंने बताया, हर सिस्टम की कैपेबिलिटी डिफरेंट है। आपकी जो रेंज है, उस जैसे हम S-400 की बात करते थे, सुदर्शन चक्र जी, दैट इज़ अ लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, जो हमें बहुत दूरी से हमें पता चल जाएगा। तो ऐसे आपके शॉर्ट रेंज होते हैं, मीडियम रेंज होते हैं, तो वो हर सिस्टम की कैपेबिलिटी अलग है। हमारे एडवर्सरीज के पास भी है, हमारे पास भी है। तो ऑब्वियसली तो अपने आप को जानने से पहले हमें अपनी एडवर्सरीज को भी जानने की जरूरत होती है कि उनकी कैपेबिलिटीज क्या है। बिल्कुल। अब जैसे उनकी फतेह 2 या फतेह 1 आई थी, जो हरियाणा के सिरसा में गिरी हुई हमें मिली, हाँ जी। तो उसके बारे में बताइए कि उसको कितनी दूर से सेंस आउट कर लिया गया होगा, कैसे उसको गिराया गया होगा? देखिए, ये तो मैं बताने में असमर्थ हूँ अभी, बट ये है कि उनकी वो जो फतेह थी, इट वाज अ बैलिस्टिक मिसाइल, जितना मैं जानती हूँ कि वो एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करके आती है, वो है। और उसी तरह हमारी जो ब्रह्मोस है, उसके कंपेयर में अगर आप देखेंगे तो इट इज़ अ क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल का आप एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि एक छोटा जहाज जिसका खुद का इंजन है, वो खुद अपनी दिशा बदल सकता है, तो ऑब्वियसली मोर केपेबल देन दैट। बट यस, दोनों मिसाइल्स का रोल डिफरेंट है और उनके टारगेट्स भी डिफरेंट रहते हैं। अच्छा गिनी जी, एक चीज़ लोग जानना चाह रहे हैं कि हमारी एयरफोर्स ने जो धूल चटाई है पाकिस्तान को, 11 एयरबेस तबाह कर दिए गए, क्या स्ट्रैटेजी थी जिस पर काम हो रहा था? वॉरफेयर से जुड़ी हुई क्या कभी ये चीज़ हम लोग जान पाएंगे? देखिए, स्ट्रैटेजी जो भी रही होगी, बट स्ट्रैटेजिक क्लैरिटी जिस पे मैं आज बात करना चाहती हूँ कि वो बहुत थी। हमारी सेना को ये पता था कि क्या करना है, किसको क्या करना है, और क्या सिस्टम यूज़ करके आगे आपको आगे बढ़ना है। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्ट्रैटेजी अनडाउटेडली बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी रही है कि देखिए, जिस तरह से दुश्मन की जितनी भी स्ट्राइक्स थी, हमने हर स्ट्राइक वाज थ्वॉटेड, हर स्ट्राइक को हमने न्यूट्रलाइज किया है। तो स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं जो भी स्ट्रैटेजी थी, तो बहुत अच्छे से। और अब मुझे पता चला है हम लोगों ने उनको मूर्ख भी काफ़ी बनाया है, कुछ और दिखा के कहीं और से हिट किया, कुछ ऐसी भी स्टोरी हमने सुनी है। देखिए, अभी ना वॉरफेयर ऐसा बोल लीजिए बदलता जा रहा है, टेक्नोलॉजी बदलती जा रही है, बट हम सिर्फ फायरिंग में नहीं लड़ते। अब हम अपने दुश्मन को एक कंफ्यूज करना या फूल करना, वो भी एक पार्ट ऑफ वॉरफेयर है। वो अभी शुरू नहीं हो, बहुत पहले से शुरू हुआ है। अगर आप देखेंगे 1941 में भी ना, हम अपने जहाज़ों के पीछे एक कपड़ा लगा के, यू कैन से, एक डिकॉय की तरह, उसको डिसेप्शन की तरह यूज़ करते थे, जहाँ से अपने सैनिक फायरिंग प्रैक्टिस करते थे, या दुश्मन को लगता था कि वो असली जहाज़ है, बट वो असली जहाज़ नहीं होता था। तो इस तरह आज इस फेस ऑफ में भी आई थिंक वी हैव यूज्ड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वी हैव यूज्ड दिस टेक्नोलॉजी, जिसमें हमें अपने RPA, जिसको बोलते हैं रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट या ड्रोन्स को हमने इस्तेमाल किया है एक फाइटर जहाज का मिमिक्री करने के लिए, जैसे कि आप कह सकते हैं, मतलब वो फाइटर जहाज की तरह दिख रहा है और दुश्मन उसको समझ लेगा कि शायद ये तो सुखोई है। मैंने कुछ रिपोर्ट्स भी पढ़ी थी जिसमें ये आया था कि शायद सुखोई 35 जैसा दिखने वाला या राफेल जैसा दिखने वाला ड्रोन। अब आपका सवाल होगा कि अरे छोटा सा जो RPA है, ड्रोन है, वो कैसे दिख सकता है फाइटर की तरह? देखिए, रडार पे, जैसे मैंने बताया था, रडार पे जो मेरे पास इमेज आती है, वो किस बेसिस पे आती है? एक जहाज के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, तो उसको उसी तरह से बनाया गया कि वो वही इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एमिट कर रहा है जो एक फाइटर जहाज करता है। उसके अलावा उसकी कंपैरेबल स्पीड, जो फाइटर की एक कंपैरेबल स्पीड होगी, उस कंपैरेबल स्पीड पे उसे उड़ाया जाता है। तीसरी चीज, अगर आप देखेंगे, साइज तो बहुत छोटा है उस ड्रोन का, वो फाइटर जहाज कैसा लगेगा? उसमें एक कॉर्नर रिफ्लेक्टर्स नामक एक चीज होती है जो वो लगाते हैं, तो रडार में जो है उसकी इमेज ऐसी लगती है कि वो बड़ा फाइटर जहाज आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि अब दुश्मन को लगेगा कि अरे ये तो फाइटर जहाज मेरी तरफ बढ़ रहा है, अपने AD सिस्टम को वो एक्टिवेट करेगा, एयर डिफेंस सिस्टम को। वो एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, और जहां से वो एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट होगा, वहां से हमारी सेना को पता चलेगा कि कहां पे उनकी बैटरीज डिप्लॉयड है, ताकि हम उनके एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सके। सो दिस इज पार्ट ऑफ। तो अच्छा, जो पाकिस्तान खुश हो रहा है कि हमने राफेल गिरा दिया, हमने सुखोई गिरा दिया, या हमने क्या क्या गिरा दिया, तो क्या वो ड्रोन गिरा के खुश हो रहा है? नो, डेफिनेटली वी हैव सच ड्रोन्स जो उनको रेप्लिकेट या बोल सकते हैं मिमिक करते हैं अपने रफाल को और Su-30s को और अन्य जहाज़ों को भी। बट येस, दिस इज़ वन फ्लीट, जो घोस्ट फ्लीट जिसको बोल सकते हैं। आई वॉज 2 days back, I was reading an article and it stated it is Indian Air Force ghost fleet. So उसमें ये सब। अच्छा, ये टेक्नोलॉजी या टेक्निक तो सामने वाले देश के पास भी होगी? हाँ जी, बिल्कुल होगी, बट वही है ना कि कौन किससे ज़्यादा स्मार्ट है। सो अगर हम वो टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, तो आई एम श्योर वी आर प्रिपेयर्ड कि
अपनी एडवर्सरीज भी वो यूज़ कर सकते हैं, तो हम उसी अकॉर्डिंगली प्रिपेयर रहते हैं। ओके। अब हमने उनके जो हवाई पट्टियाँ थी, बहुत सारे एयरपोर्ट्स थे, उनको निशाना बनाया और बहुत ही सटीक टारगेट्स जो थे वो हमने किए वहाँ पे, और उनकी सैटेलाइट इमेजेस भी सामने आई। हाँ जी। लेकिन पाकिस्तान के भी बहुत सारे दावे हैं कि हमने भारत में घुस के उरी में नुकसान पहुँचाया और उधमपुर में नुकसान पहुँचाया, तरह तरह की बात है, लेकिन कोई सैटेलाइट इमेज इसमें सामने नहीं आई। तो ये क्या होता है कि जब आपका एक्चुअल वॉरफेयर जो है अब सीज फायर की तरफ है, तो अब ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर शुरू हो जाता है। बिल्कुल, जैसे कि ये हमने अभी डिसेप्शन की बात की, तो ऐसी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी एक पार्ट ऑफ वॉर है, जिसमें जो पाकिस्तान ने हमेशा उसका साथ लिया क्या है, हम उसके अभी भी सहारे उसमें ही हैं? बड़ा है। तो वो पाकिस्तान की तरफ से प्रोपेगेंडा तो हमेशा ही रहता है। मतलब अभी एक शब्द पाकिस्तान के लिए टेररिज्म के अलावा जो एक शब्द याद दिमाग में आता है वो है प्रोपेगेंडा। अगर पाकिस्तान का नाम लेंगे तो टेररिज्म एंड प्रोपेगेंडा, अब एक और नाम जोड़ लिया है उसने अपने साथ। बिल्कुल। तो ये वॉरफेयर तो वो हमेशा से लड़ते आए हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन फैलाएंगे, बट अगर आप देखेंगे उनकी जो जितनी भी इमेजेस उसमें दिखाई, मुझे तो कहीं उनकी टाइम स्टैम्प भी नहीं दिखी। हमारी जो एमईए ब्रीफिंग में जितनी भी इमेजेस दिखाई हैं, इट इज बाकायदा विद टाइम स्टैम्प है। बिल्कुल, और पीआईबी फैक्ट चेक ने उन सबको रिजेक्ट भी कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप देख ही लीजिए। अच्छा, ये जो S-400 है, जिसको सुदर्शन भी कहा जा रहा है, रशिया की हेल्प से ये डेवलप किया गया है देश के अंदर, वो सबसे अचूक हथियार बन के साबित हुआ। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे मेड इन इंडिया हथियार भी या मेड इन इंडिया सिस्टम भी ऐसे थे जिन्होंने अपनी तबाही या जिन्होंने अपनी ताकत उसको दिखाई है। तो उसके बारे में कुछ बताइए कि हम लोग कितने इंडिपेंडेंट हुए हैं। सबसे बड़ा मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया और मैं बोल सकती हूँ आत्मनिर्भर भारत का जो एग्जाम्पल है वो है अपनी ब्रह्मोस मिसाइल, जो इंडिजिनियसली डेवलप्ड है। उसके अलावा आप देखिए जो हमारे इस फेस ऑफ में लॉयटर म्यूनिशंस यूज़ हुए थे, वो भी कुछ इंडिजिनियसली डेवलप्ड लॉयटर म्यूनिशंस यूज़ हुए थे। तो अब भारत उस दिशा में बढ़ रहा है, प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहा है। एंड आत्मनिर्भर भारत का जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल मुझे लगता है ऑपरेशन सिंदूर में देखने को मिला हमें। अब पीएम ने बोला है कि ये एक नीति बन चुकी है। हाँ जी। मतलब ये सिर्फ अब एक मिशन नहीं है, ये एक नीति बन चुकी है कि आगे हम इसी तरह से रिएक्ट करेंगे। आपने थोड़ा छेड़ा और हम आपको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन उसके साथ ही हमने 2-3 कंट्रीज को पूरी तरह बेनकाब भी होते देखा है। आप देखिए तुर्की ने किस तरीके से मदद की, और एक खबर अभी हम लोगों ने चलाई कि चाइना जो है वो एक बड़ी डील करने जा रहा है पाकिस्तान से, जिसमें 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट जो है वो दिए जाएंगे। तो इस 5th जनरेशन के बारे में बताइए कि ये क्या होती है, ये कितनी खतरनाक है, क्या पाकिस्तान पहले से ज़्यादा इक्विप्ड हो जाएगा? देखिए, चाइना और पाकिस्तान के रिलेशनशिप तो हमेशा से ये चाइना हैज़ बिन प्रोवाइडिंग सिस्टम्स, अपने इक्विपमेंट्स पाकिस्तान को। बट अगर आप देखेंगे ना, हमेशा चाइना जिस चीज़ का दावा करता है, वादा करता है, वो ऐसा होता नहीं है। क्योंकि आप देखिए उनके जो HQ-9 हमने इस बार ध्वस्त किया है, वो क्या है? वो एक चाइनीज़ रिवर्स, हाँ, चाइनीज़ एडी सिस्टम है जो है रिवर्स इंजीनियर्ड कॉपी ऑफ S-300। और S-300 देखिए S-400 का एक इंफीरियर सिस्टम बोल सकते हैं। तो वो उसका कॉपी है। तो जो चाइना भी पाकिस्तान को देता है वो एक्सपोर्टेड वर्जन देता है, वो एक्सपोर्ट वर्जन देता है, वो कोई एकदम टॉप नॉच क्वालिटी नहीं देता। अच्छा, तो ये 5th जनरेशन में कोई कुछ और पिछड़ी लेयर है उसकी? could be possible, but then yes, we as a nation, इंडिया भी, बिकॉज हमारी जो हम अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हैं वो अपने एडवर्सरीज को ध्यान में रख कर ही बढ़ाते हैं। तो आई एम श्योर हमारी तरफ से भी वो प्रोग्रेस हो रही है। ओके। और एयरफोर्स में लड़कियों के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? कितनी लड़कियां जो फाइटर पायलट बनना चाहती हैं, बनती हैं? कुछ रुझान बढ़ा है उनमें? हाँ जी, देखिए फाइटर पायलट लेके सपना लेके आना एयरफोर्स में, मैं ये बोलती हूँ कि सिर्फ एक फ्लाइंग ब्रांच नहीं, एयरफोर्स, नेवी या आर्मी में बहुत सारी अलग ब्रांचेस या शाखाएं हैं जिसके लिए लड़कियां अप्लाई कर सकती हैं। यस, फ्लाइंग का एक बोल सकते हैं सपना होता है, या आप फ्लाइंग सोच के ज्वाइन करते हैं, बट अगर इन केस आप उस फील्ड में नहीं जा पाए तो हराश होने की ज़रूरत है। देयर अदर ब्रांचेस एज वेल। और वो जो लड़कियों को फाइटर मिलना, वो प्योरली या पुरुषों को भी फाइटर प्लेन मिलना प्योरली परफॉर्मेंस के बेसिस पे मिलता है। तो जिसकी परफॉर्मेंस होती है वो उसको वो मिलता है। ओके। तो एक फीमेल फाइटर पायलट को तैयार करने में कितना वक्त लगता है? क्या क्या सिखाया जाता है? कितनी कड़ी ट्रेनिंग होती है उनकी? ठीक और है, क्या डिसिप्लिन वो लोग फॉलो करते हैं? बिल्कुल, देखिए आर्म्ड फोर्सेस का दूसरा नाम डिसिप्लिन है जी। तो डिसिप्लिन चाहे वो फाइटर पायलट हो, ट्रांसपोर्ट पायलट हो, लॉजिस्टिक्स ऑफिसर हो, या कोई एडम ऑफिसर हो, या कोई, तो डिसिप्लिन सबके लिए बराबर है। बट हाँ, ट्रेनिंग
सबके ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन अलग है, ट्रेनिंग का तरीका सबका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो बेसिक ट्रेनिंग आप बोलेंगे जो हमारी फिजिकल ट्रेनिंग होती है वो सबकी सेम होती है। उसके अलावा जब आपके बेसिक जहाज़ की फ्लाइट की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद आपकी ट्राइफिकेशन होती है बेस्ड ऑन विच आपको फाइटर, हेलीकॉप्टर या ट्रांसपोर्ट जहाज़ मिलता है। तो उसके बाद फिर आप अपने अपने जो सिलेक्टेड फ्लीट्स होती हैं उसकी ट्रेनिंग फर्दर आगे करते हैं। तो एक फाइटर पायलट को बनने में कम से कम 1.5 से 2 साल लगते हैं, ये मैं बोल सकती हूँ। और बहुत ही विकट परिस्थितियों के लिए उनको तैयार किया जाता बिल्कुल, होगा। अब आप बिल्कुल। अभिनंदन जी का एग्जाम्पल लेकर देखिए कि उनको लैंडिंग करनी पड़ी, वो दुश्मन देश के अंदर लैंडिंग हुई, और हालांकि वो वापस आ गए, भारत ने पूरी धमक के साथ उनको वापस लिया, पर उस सिचुएशन के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा लड़कियों को। बिल्कुल, लड़कियों को एंड किससे पता है कि वो फाइटर जहाज़ वहाँ गिरेगा, हो सकता है आपका हेलीकॉप्टर वहाँ पे गिरे, हो सकता है आपका ट्रांसपोर्ट जहाज़ से आपको कभी ऐसे इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़े। तो पायलट्स को इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे कि एग्जांपल एक हमारे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जिसमें हम इस चीज़ की ट्रेनिंग करते हैं। जैसे कि एक जंगल एंड स्नो सर्वाइवल का कोर्स है जिसमें आपको उसी सिचुएशन में डाला जाता है कि आप एक जंगल में अकेले गिरे हैं, तो अपनी पायलट किट से आप क्या क्या चीज़ों का कैसे इस्तेमाल करेंगे, उसको टेंट बनाने के लिए, एक सिग्नल भेजने के लिए, किसी हेल्प के लिए। और अगर वो आप दिन में गिरे हैं या रात को गिरे हैं, आप जंगल में गिरे हैं, आप सी में गिरे हैं या आप स्नो में गिरे हैं, तो हर सिचुएशन के लिए अलग अलग ट्रेनिंग है और वो सब पायलट्स को मिलती है। और बहुत सारे सवालों के आपने जवाब दिए और बहुत सारी दिलचस्प बातें बताई, और ऐसी भी जिसे सुन के देश के जो लोग हमें देख रहे हैं वो एक बार फिर से गौरवान्वित हो उठेंगे। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि हम फाइटर पायलट्स की बात कर रहे हैं, फीमेल्स की बात कर रहे हैं, मेल्स की भी चलिए बात कर लेते हैं, तो कैसी लाइफ है, मतलब ओवरऑल जो लाइवलीहुड है या ओवरऑल लिविंग कैसा रहता है? आप जाते जाते क्या बताना चाहेंगी? देखिए, मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि फ़ौज की लाइफ बहुत अच्छी लाइफ है, एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है आपको। अब मैं रिटायर हो गई हूँ, मैं स्टिल आई मिस माई यूनिफॉर्म एंड बीइंग इन फ़ौज, बट वो टाइम, वो एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप अपने साथ हमेशा रखेंगे। तो अब एंड अपार्ट फ्रॉम दैट योर आपको अच्छी सैलरी भी मिलती है, मैं ये बोलूँगी। सारी फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं, फैसिलिटीज़ allowance भी भी मिलती मिलते है, यस यस, एवरीथिंग इज़ देयर। बट देन फ़ौज आपसे एक्सपेक्ट करती है एक ईमानदारी और हार्ड वर्क और डिसिप्लिन। तो अगर आप ये सब करने के लिए तैयार हैं तो फ़ौज में बिल्कुल आपके लिए जगह है। आप आइए, एंजॉय योर लाइफ, हैव दिस एक्सपीरियंस, अपने देश के लिए कुछ कीजिए। क्योंकि आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर में यू मस्ट हैव सीन, अब आप भी मुझे बुला रहे हैं जी, है ना, विमेन ऑफिसर्स को, मेल ऑफिसर्स को, रिटायर्ड ऑफिसर्स को, अब न्यूज़ वाले भी बुला रहे हैं। तो ऑब्वियसली वी हैव डन समथिंग, कुछ तो होगा ना हमारे पास शेयर करने के लिए। तो डेफिनेटली वो जो एक्सपीरियंस है वो कंपेयर नहीं किया जा सकता किसी भी चीज़ से। तो आई वुड जस्ट, मैं सबको ये बोलूँगी कि यू मस्ट एक्सपीरियंस दिस लाइफ एंड अपने देश को के लिए कंट्रीब्यूट करने का ये जो मौका है नहीं गंवाना चाहिए किसी को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गिनी Thank जी, you आप so हमारे much. शो पर आई और आपने इतनी सारी बातें हमसे की। थैंक यू सो मच। थैंक यू।